अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते। डीबी स्कैन स्टार्ट किया था, सही है। और इसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एक मरतबा दोबारा ज़रा जल्दी से उन पॉइंट्स को देख के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डीबी स्कैन की फुल फॉर्म देखी थी, क्या थी? Density based spatial clustering application with डेंसिटी बेस्ड स्पाशल या स्पेशल जो भी बोलें, क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइस, सही है। अच्छा, तो इसके बाद हमने थोड़ा डेंसिटी को समझने की कोशिश की थी, ठीक। डेंसिटी क्या होती थी बताएंगे ज़रा कोई जल्दी से? डेंसिटी क्या हमने डिस्कस की थी? ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा हो। अगर मैं आपको एक इमेज से उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ, मे बी कि वो इमेज मिल जाए। हाँ, चलें, ये आपको दिख रहा है, सही है। तो अब लेट से 3 लेंस हैं, ठीक है। ये जो पार्किंग के लिए आपके पास मौजूद है, ये 3 लेंस हैं। एक ये एक ये सेंटर पर है, ठीक है, एक उसके बैक पे और एक ये आगे। 4 है, सॉरी, कितनी है ये? 4 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना, मतलब जितनी स्पेस ये सबसे पहले वाले के अंदर है पार्किंग के लिए, उतनी ही स्पेस सबके अंदर है। सेकंड वाले में भी उतनी है। लेट से अगर 30 कार्स पार्क हो सकती हैं फर्स्ट वाले में, तो हर जो लेन है या हर जो स्लॉट्स हैं उसके लिए पूरी जो पार्किंग कैपेसिटी वो कितनी 30 है, सही है। तो आप मुझे देख के बताएं कि कहाँ पर डेंसिटी हमें ज़्यादा दिख रही है। जी, बैक साइड वाले पे हमें रिलेटिवली ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिल रही है। मतलब क्यों हम इसको डेंसिटी बोल रहे हैं, क्यों हम इसको डेंस रीजन बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने एक और एग्जांपल ली थी कि क्रिकेट बॉल और कॉक बॉल, ठीक है। इमेजिन करें दोनों के साइज सेम है, ठीक, लेकिन अगर आप दोनों को मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू मास या वेट, उसका किसका मास ज़्यादा आएगा दोनों में से? कॉक वाली बॉल का डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत साइज उसका बड़ा होता है क्रिकेट बॉल से, लेकिन इमेजिन करें दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होगा आपको मालूम है, अगर एग्जैक्ट साइज के भी हुए तो भी जो कॉक बॉल है उसका मास ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा डेंस है, वो ज़्यादा हैवी है। डेंस मतलब ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये किस पे काम करेगा? डेंसिटी पे काम करेगा, डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स पे काम करेगा, सही है। तो डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स पे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा? हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। लेट्स से कुछ पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है, और एक दो पॉइंट्स कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। डेटा है ये सारे, ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स है सारे। तो अगर मैंने उसको डेंसिटी के बिहाफ पे एल्गोरिथम को चलाया तो क्या करेगा? डेंस रीजन के अंदर जाके क्लस्टर बना लेगा, ठीक है। एक सेकंड डेंस रीजन यहाँ पर है, यहाँ पे क्लस्टर बना लेगा। और ये आपके पास थोड़े कम इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको भी क्या करेगा? एक क्लस्टर कंसिडर कर लेगा, ठीक। उस बाद हमने क्या कहा था कि ये जो आपके क्लस्टर्स हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेंस बोल सकते हैं, ठीक है। डेंस क्लस्टर्स इसको बोल सकते हैं। ये वाला भी आपका और ये वाला भी क्या हो जाएगा? डेंस क्लस्टर कहा जाता है। लेकिन ये वाला क्लस्टर तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है? पॉइंट्स काफ़ी कम है। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? स्पार्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? स्पार्स क्लस्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स कम है, ठीक। अच्छा, इसकी वर्किंग देखी थी। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह वर्क करता है। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या देखा था हमने उसके बारे में? कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? बिल्कुल, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? एक तो एप्सिलॉन बोले या एप्सिलॉन बोले, जो भी, ठीक है, कुछ इस तरह करके हम इसका यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि जो बिल्कुल, या आप इसको सिंपल अल्फाज में रेडियस बोल लें। एप्सिलॉन क्या आपका? रेडियस है,
ठीक है, रेडियस है आपका, बताता हूँ रेडियस पर बात करते हैं। एक सेकंड इसका पैरामीटर होता है मिन पॉइंट्स, आई थिंक MIN PTS करके लिखते हैं इसको, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट्स ये बेसिकली डिनोट करता है, और इसका मतलब क्या है कि मिनिमम पॉइंट्स अगर मैंने लेट से 3 दिया है तो क्या कोशिश करेगा कि मेरे इस रेडियस के अंदर एटलीस्ट इतने पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो उस रीजन को डेंस क्लासीफाई करेगा या स्पार्स क्लासीफाई करेगा, सही है। अच्छा जी, ये इसका ड्रॉबैक भी होगा कि हमें पॉइंट्स कम पास करने नहीं ये तो इसकी अच्छी चीज़ है, ये इसकी अच्छी चीज़ है, डिस्कस करते हैं अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर आगे डिस्कस करते हैं। खैर, तो अभी देखें क्या है कि आपको मालूम है लेट से अगर मैं सर्कल बना सकूँ यहाँ पर किसी तरीके से, शेप्स हैं यहाँ पे, ये रही, सर्कल, ठीक है, लेट से ये एक सर्कल है और आपको मालूम है इसका रेडियस क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हो जाऊँ, सेंटर से मैं खड़ा होकर सर्कल की किसी भी बाउंड्री तक चला जाऊँ, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी चला जाऊँ, भले ही अब मैं वो इस डायरेक्शन में जाऊँ, अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, या इस डायरेक्शन में आऊँ या किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, बेसिकली मेरे पास ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये डिस्टेंस सेम होने वाला है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वो रेडियस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेडियस बताते हैं, एल्गोरिथम को क्या बताते हैं, एक रेडियस बताते हैं, एक एप्सिलॉन की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करो उसको बताते हैं कि इतने रीजन के अंदर मेरे मिनिमम पॉइंट्स को देखो, ठीक है, मेरे मिनिमम पॉइंट्स, और मिनिमम पॉइंट्स हम बताते हैं, ये दो चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं, एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स को। तो क्या करता है, उस सर्कल के रेडियस के अंदर, एक रेडियस की मदद से उसने एक सर्कल बना लिया पूरा, और उस रीजन के अंदर वो देखता है कि मेरे जो मिनिमम पॉइंट्स हैं एटलीस्ट उतने या उससे ज़्यादा पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस रीजन को डेंस क्लासीफाई कर देता है, उस रीजन को वो डेंस बोल देता है, ठीक है, या उस रीजन को एक क्लस्टर कंसिडर कर लेगा वो, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक। तो ये दो पैरामीटर्स इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने आई थिंक इसको स्टार्ट किया था कोर पॉइंट्स को, लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। अब लेट से हम ये डिस्कशन करते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह के पॉइंट्स मौजूद हैं, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ उनको, चलें ये कुछ पॉइंट्स बनाएं, और असल में जो 3 टर्म्स हमने समझ ली वही नहीं पॉइंट्स में सबके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोर पॉइंट था, बॉर्डर पॉइंट था और नॉइस पॉइंट था। अब कोर पॉइंट क्या होता है, देखें, कोर पॉइंट बेसिकली हमारा वो पॉइंट होता है कि जिसके एप्सिलॉन के रीजन के अंदर, या एप्सिलॉन या रेडियस के रीजन के अंदर हमें क्या मिल जाए, मिनिमम पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाए। दोबारा समझें इसको, इस तरह समझें कि ये सर्कल नहीं है, अभी इमेजिन करें सर्कल नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या मौजूद है, ये पॉइंट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होके अगर मैं क्या करता हूँ, लेट से प्रकार होता है जिसकी मदद से हम लोग सर्कल बनाया करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हैं, मैंने क्या किया, उसको बिल्कुल सेंटर पे रख दिया, और जितनी मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू थी उतना मैंने उस प्रकार को ओपन किया और मैंने उसको सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस जगह खड़े होकर मैंने एक सर्कल बनाया, तो मेरे पास ये वाला सर्कल बन गया, ठीक है, समझ रहे बात को, ये सर्कल बन गया। अब हमने क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये कोर पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल बनाया है, ठीक है। तो डीबी स्कैन भी क्या करेगा, हर पॉइंट के अराउंड हमारा एप्सिलॉन की मदद से एक सर्कल बना के कंसिडर कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस वैल्यू, इस पॉइंट पे खड़े होकर एप्सिलॉन की मदद से एक सर्कल बनाया, तो अगर उस सर्कल के अंदर या उस एप्सिलॉन के अंदर अगर मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स से ज़्यादा या एटलीस्ट मिनिमम पॉइंट्स के बराबर अगर पॉइंट्स मौजूद हों, तो बेसिकली हमारा ये क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा कोर पॉइंट कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें, सिंपल दो कंडीशन है, एक आपके पास ये पॉइंट है, इसकी मदद से मैंने ये सर्कल बनाया है, जो सर्कल बन रहा है आपका ये वाला सर्कल, ये मैं इस पॉइंट की मदद से बना रहा हूँ, ठीक है। किस तरह बना रहा हूँ, ये आपको डिस्टेंस मालूम है ना एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन अभी हमने बात की रेडियस होता है बेसिकली, तो हम प्रकार की मदद से इजीली ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल बन गया। अब मैं इस पॉइंट को कोर पॉइंट कब बोलूँगा, जब इस पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि क्या है हमारे पास, कि जो हमने एप्सिलॉन की मदद से सर्कल बनाया है ना, ये जो पूरा रीजन आ रहा है सर्कल का, इस रीजन के अंदर मैंने कितने पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, देखिए हम दोनों पॉइंट्स लेके चल रहे होते हैं, एक तो हमने मिनिमम पॉइंट्स भी बताया हुआ होता है और
एप्सिलॉन की वैल्यू को भी बताया हुआ होता है। ठीक है, लेट से मैंने कहा एप्सिलॉन 1 है और मिनिमम पॉइंट्स मैंने कहा लेट से 4 है। कितने पॉइंट्स हैं? 4 है। तो इस पूरे सर्कल के अंदर अगर मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स के बराबर पॉइंट्स हो या उससे ज़्यादा हो तो हम क्या बोल सकते हैं ये वाले पॉइंट को कि ये मेरा कोर पॉइंट है। नहीं समझ रहे? ठीक है, इसी पॉइंट पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इसी पॉइंट पे खड़े होकर मैंने सर्कल बनाया, बाकी पॉइंट्स पे भी खड़े होकर नहीं बनाया। हालांकि ये काम हर पॉइंट पे खड़े होकर करना पड़ेगा। ठीक है, हर पॉइंट पे खड़े होकर हमें उतनी ही एप्सिलॉन की वैल्यू को कंसिडर करते हुए एक सर्कल बनाना पड़ेगा और फिर देखा जाएगा कि उस रीजन के अंदर जो मैंने मिनिमम पॉइंट्स डिफाइन किए हैं उतने पॉइंट्स एटलीस्ट हों या उससे ज़्यादा पॉइंट्स हों तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये कोर पॉइंट है। सही है जी। पॉइंट भी हो सकता है, मोर देन हो सकता है। नहीं, देखिए कोर पॉइंट तो आपका एक ही होगा ना। क्यों? चूंकि आप सर्कल तो किसी भी एक पॉइंट पे खड़े होकर बनाएंगे। हाँ, लेकिन आपने जैसे ही पॉइंट चेंज किया, लेट से आप यहाँ पर आ गए, अब आप इस खड़े होकर सर्कल बनाते हैं तो बिल्कुल ये भी आपका कोर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, हाँ, इस लिहाज से अगर आप बोलें तो इस लिहाज से बात सही है आपकी। लेकिन एक सर्कल के अंदर अगर आप किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो एट अ टाइम वो एक ही पॉइंट कोर पॉइंट कंसीडर करेंगे। जब अलग-अलग पॉइंट पे सर्कल बनाएगा, बिल्कुल। यहाँ उससे पहले पे अगर सही मिल जाती है कंडीशंस पे तो वो आगे दोबारा नहीं बनाएगा, उसे कंसीडर नहीं बनाता रहेगा, वो बनाता रहेगा। लेकिन फिर क्या होगा आपका कोर पॉइंट, ये वाला कोर पॉइंट किसके हिसाब से? ये वाला कोर पॉइंट आपके पास इस सर्कल के हिसाब से। ठीक है, अब अगर आपने लेट से इस पॉइंट पे खड़े होकर अपना सर्कल बनाया, ठीक है, लेट से हम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कुछ बनाने की। लेट से कि ये सर्कल बना, ठीक है, और आई थिंक सही है तकरीबन। तो अब देखें मैंने इस पॉइंट पे खड़े होकर क्या किया, इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल को ड्रॉ किया। तो अगेन मैंने सिंस इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल को ड्रॉ किया ना, मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को देखूंगा कि क्या मेरा कोर पॉइंट हो सकता है नहीं हो सकता। अब किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह आप जज करेंगे कि आपके इस एप्सिलॉन के रीजन के अंदर जो आपने मिनिमम पॉइंट्स डिफाइन किए थे एटलीस्ट उतने पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर हैं तो बिल्कुल आपका ये भी एक कोर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वो भी कोर पॉइंट है, ये भी कोर पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर वो पॉइंट शामिल है जहाँ से हमने बनाया। नहीं दोबारा क्या आपने कहा ना जैसे कि 4 पॉइंट्स होने चाहिए, हमने 4 पॉइंट तो उसके अंदर वो पॉइंट कंसीडर होगा जहाँ खड़े होकर अपना सर्कल बनाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा ना, वो होगा। तो आपका ये भी 4 जब ही बन रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? जल्दी से बताएं। तो सिंपल सी चीज़ है, कोर पॉइंट क्या है? आप बताएं कि भाई एप्सिलॉन के नेबर के अंदर या एप्सिलॉन के रीजन के अंदर जो आपने सर्कल बना लिया, पूरा एक रीजन हो गया या कोई एक एरिया कंसीडर कर लें, उस एरिया के अंदर अगर आपके मिनिमम पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा के पॉइंट्स मौजूद हों तो ऐसे पॉइंट को कोर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं। तो हमने कहा लेट से एक हमने ये सर्कल बनाया, इस पॉइंट की मदद से सर्कल बनाया तो हमारे पास अभी भी ये वाला पॉइंट कोर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन इमेजिन करें अगर मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल बनाता, थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करें, अगर इस पॉइंट पे खड़े होकर मैं सर्कल बनाता तो क्या मेरे पास ये वाला पॉइंट कोर पॉइंट हो पाता? नहीं हो पाता। क्यों? चूंकि इस रीजन में सिर्फ ये 3 ही आ पाते हैं आई थिंक। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से मेजर करके बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मे बी सिर्फ 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से इस पॉइंट को हम कोर पॉइंट नहीं बोल सकते। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर एक सर्कल को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अब देखना पड़ेगा प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कि हो सकता है कि जब मैं सर्कल बनाऊं तो मेरे पास जो सर्कल इन 4 पॉइंट्स को कंसीडर कर ले, इन 4 पॉइंट्स को अपने अंदर ले ले। सही है, सर्कल के अंदर ये 4 पॉइंट्स आ जाए, फिर हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये वाला पॉइंट भी क्या हमारा कोर पॉइंट है। तो कोर पॉइंट समझ आ रहा है कि एप्सिलॉन जो हमने डिफाइन किया उस रीजन के अंदर अगर मिनिमम पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा के पॉइंट्स मौजूद हैं तो ऐसे रीजन को कोर पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, तो ये हम खुद काम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हमारा डीपी स्कैन काम कर रहा होगा। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा बाउंड्री पॉइंट। क्या है बाउंड्री पॉइंट? क्या होता है? अब जरा देखें यहाँ पे कि सही है, अब इस वाले पॉइंट को जरा कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट पे जरा देखें, मैंने खड़े होकर क्या किया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल बनाया तो तकरीबन हमारा सर्कल ऑलमोस्ट सही मेजरमेंट के साथ आ रहा है, ये कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखें क्या ये पॉइंट मेरा कोर पॉइंट हो सकता है? नहीं होगा। यहाँ तक बात सही है बिल्कुल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिनिमम पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं 4, उससे कम पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो इसको कोर पॉइंट नहीं बोल सकते। ठीक है, चले कोर पॉइंट नहीं है। अब देखना है हमें कि 2 पॉइंट्स हमारे पास और बाकी हैं, बॉर्डर पॉइंट और नॉइस पॉइंट। ये टोटल 3 पॉइंट्स हमारे पास कंसिडर होते हैं। हर पॉइंट या तो कोर पॉइंट होगा या तो बॉर्डर होगा या तो नॉइस पॉइंट होगा। तो अगर ये कोर पॉइंट नहीं है तो हमने देखना है कि क्या ये बॉर्डर पॉइंट है या ये नॉइस पॉइंट है। तो अब एल्गोरिथम क्या करता है, मतलब वो चेक करता है कि क्या ये बॉर्डर पॉइंट है। किस तरीके से? वो क्या करेगा इसके लिए,
कि वो देखेगा कि इस पूरी रीजन के अंदर जो इसने एप्सिलॉन की मदद से ड्रॉ किया है, सर्कल बनाया है, उसके अंदर मिनिमम पॉइंट्स के बराबर पॉइंट्स तो नहीं है, ठीक है। तो ये उसको कोर पॉइंट नहीं मानेगा। लेकिन एक और चीज़ चेक करेगा कि क्या, अब अगर ये कोर पॉइंट तो नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या चेक करेगा कि क्या इस पूरी बाउंड्री के अंदर, क्या इस पूरी रीजन के अंदर एटलीस्ट एक कोर पॉइंट उसके पास मौजूद है। एटलीस्ट एक कोर, एक से ज़्यादा कोर पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर एटलीस्ट एक कोर पॉइंट मौजूद हुआ इस रीजन के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, तो बेसिकली फिर आपको ये क्या कहलाएगा, ये बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा। बॉर्डर पॉइंट है, एक मिनट, बॉर्डर और बाउंड्री, चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, कुछ इसी तरह का वर्ड है, लेकिन है क्या बेसिकली वो बाउंड्री पॉइंट है। सही है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बेक जाके आपको दिखाऊँ आपसी से, अच्छा अब जरा यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैंने एक सर्कल हटाया तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर मेरे पास मिनिमम पॉइंट से तो कम पॉइंट्स मौजूद हैं, ये बात सही है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्या, इस रीजन के अंदर एटलीस्ट एक और पॉइंट आ गया, एटलीस्ट, और वो कौन सा वाला है, ये वाला। सही है, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँ तो क्या एक और पॉइंट था या नहीं था मेरी पिछली वाली ऑब्जर्वेशन में, बिल्कुल था। अगर आप बोलेंगे एक और पॉइंट था, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये वाला भी कोर पॉइंट है। सही है, ऐसा ही है ना भाई। मैंने अभी आपको ये कहा था कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर सर्कल बनाता हूँ एप्सिलॉन के बराबर, तो क्या होगा, तकरीबन ये 4 पॉइंट्स में कंसीडर करता कि मेरे सर्कल में आ जाएंगे, ऐसा ही है। तो क्या ये वाला पॉइंट भी कोर पॉइंट था उस टाइम पे, बिल्कुल था। सही, तो सिमिलरली ये वाला पॉइंट के रीजन में, मतलब इस पॉइंट की मदद से हमने जो एक सर्कल बनाया उसके रीजन के अंदर अंदर एटलीस्ट एक कोर पॉइंट हो, एक से ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक और कोर पॉइंट हुआ तो इस पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 2 कंडीशन है बाउंड्री पॉइंट के लिए। अब ये वर्ड क्या मुझे एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा, बॉर्डर पॉइंट है तो बॉर्डर बाउंड्री पॉइंट है, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन दोनों में से कोई एक वर्ड है और इसकी डेफिनेशन ये है। तो 2 कंडीशन हो गई कि भाई अगर आपके मिनिमम पॉइंट्स से कम पॉइंट्स हो सर्कल के अंदर, अगर मिनिमम पॉइंट्स हमने डिफाइन किए वो उससे कम पॉइंट्स हो, और अगर उस रीजन के अंदर एटलीस्ट एक और पॉइंट हो, तो बेसिकली ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा या बॉर्डर पॉइंट कहलाएगा, जो भी इसका नाम है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस जगह पे, इन पॉइंट्स को देखें। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर हम समझें तो ये एक सर्कल बना हुआ है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एप्सिलॉन की मदद से हमने ये सर्कल तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या मेरे पास जो मिनिमम पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं, जो मैंने मेंशन किए हुए 4, क्या उतने पॉइंट्स यहाँ मौजूद हैं? नहीं है, उससे कम पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और 4 पॉइंट से कम मौजूद हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको कोर पॉइंट तो नहीं बोल सकते। निकल गया कोर पॉइंट की डेफिनेशन से। बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन पर आ जाए। वो क्या बोल रहा था कि एटलीस्ट एक कोर पॉइंट हो, ठीक है, और मिनिमम पॉइंट्स जो हैं जो हमने डिफाइन किए हुए उससे कम पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस रीजन के अंदर। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही? सोचें, नहीं हो रही। कोर पॉइंट नहीं है मेरे पास। देखें, अगेन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से बात हो रही है। मैंने जब इस पॉइंट पे खड़े होकर एक सर्कल बनाया तो मेरे पास एक तो इस पूरे रीजन के अंदर मिनिमम पॉइंट से कम पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है, और दूसरा कि कोर पॉइंट भी मौजूद नहीं है। अगर इस रीजन के अंदर कोर पॉइंट होता तो हम इसको बाउंड्री पॉइंट बोल देते, लेकिन यहाँ पे कोर पॉइंट भी नहीं है। तो अब क्या करेगा डीवी से इसको किस तरह क्लासीफाई करेगा? नॉइस पॉइंट इसको क्लासीफाई करेगा, नॉइस पॉइंट बोलेगा इसको। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो एक मरतबा हम इसके भी एक मरतबा एक्सरसाइज करेंगे, इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, बल्कि आप ही लोग बताएं कि कोर पॉइंट क्या होता है, बोलें ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठी है। मिनिमम पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा के पॉइंट्स हो, ठीक है, और आप लोग सिनेरियो समझ गए कि किसी भी पॉइंट पे हर पॉइंट पे खड़े होकर बेसिकली एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल की रीजन के अंदर देखेंगे कि जो मिनिमम पॉइंट्स हमने डिसाइड किए हैं, डिफाइन किए हैं, एटलीस्ट उतने पॉइंट्स से उससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर हैं तो वो कोर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, चलें बाउंड्री पॉइंट बताएं क्या होते हैं। जिसके अंदर कम से कम एटलीस्ट एक कोर पॉइंट हो, और दूसरी कंडीशन भी है कि मिनिमम पॉइंट से कम पॉइंट्स हो। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका बाउंड्री पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा नॉइस पॉइंट बताएं। ना कोर पॉइंट हो ना बाउंड्री पॉइंट हो, नॉइस पॉइंट। ठीक है, जिसका जो ना कोर पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई करे ना बाउंड्री पॉइंट। सही है, और अगर और स्पेसिफिकली बात करें कि मिनिमम पॉइंट से भी कम पॉइंट्स मौजूद हैं और कोर पॉइंट भी मौजूद नहीं है। सही है, तो
उसको नॉइस पॉइंट्स क्लासिफाई कर देंगे, नॉइस पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये दोनों को नॉइस पॉइंट बोलेंगे या डीबी को? दोनों। देखिए अभी हम इसके इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट भी क्या हमारा नॉइस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मिनिमम पॉइंट से इस रीजन के अंदर कम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोर पॉइंट भी मौजूद नहीं है। अगर कोर पॉइंट होता है तो हम इसको फिर नॉइस नहीं बोलते, इसको बाउंड्री बोलते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अभी इसको नॉइस बोल रहे हैं। अच्छा, अब आपने इस पॉइंट के हिसाब से देखा, तो आपने क्या किया, एक और सर्कल बनाया यहाँ पर, कुछ इस तरह करके आपने इस वाले पॉइंट के हिसाब से एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो तकरीबन हाँ सही है, ठीक है। फिर सेंटर पे खड़े होकर आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। तो अगेन क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मेरी बात समझ रहे हैं, कौन सी कंडीशन, मिनिमम पॉइंट्स वाली और कोर पॉइंट वाली। तो अब आपका ये भी क्या कहलाएगा, नॉइस पॉइंट कहलाएगा। तो असल में अभी जो आप देख रहे हैं ना पूरी वर्किंग, अभी मैं आपको इसको थोड़ी एंड में जाके विजुअलाइज कराऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि डीबी स्कैन भी इसी तरह के सर्कल बना बनाकर क्या कर रहा होता है, पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि वो एक क्लस्टर में आ जाए, सही है। तो अभी जब हम बात करते हैं डेंसिटी बेस्ड, तो वो इसी तरीके से पॉइंट को देखेगा कि हमने उसको बोला हुआ है क्लस्टर को, मतलब उस डीबी स्कैन वाले एल्गोरिथम को कि भाई तुम इतना बड़ा सर्कल बनाओ, एप्सिलॉन उसको बताएंगे हम, कितना बड़ा सर्कल बनाओ, एप्सिलॉन में उसकी वैल्यू बता देंगे। और एटलीस्ट मिनिमम 4 पॉइंट्स अगर तुम्हारे पास मौजूद हो सर्कल की बाउंड्री के अंदर, उस सर्कल के रीजन के अंदर, तो फिर तुम क्या करना, उस पॉइंट को क्या करना, उन तमाम पॉइंट्स को अपने क्लस्टर में ले लेना, सही है। अदरवाइज वो क्या होंगे, या तो बाउंड्री पॉइंट कंसीडर होंगे या तो फिर वो नॉइस पॉइंट कंसीडर हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, बताएं जरा जल्दी से। जी जी, हमें देनी होगी। ये दोनों जो है ना, इसके हाइपर पैरामीटर कहलाते हैं, ये दोनों। जी हाँ, ये किस तरह पता चलेगा, ये आपको उसके रिजल्ट देख के आइडिया पता चलेगा। आप जब उसके रिजल्ट देखेंगे ना कि आपके पास किस तरीके से वो क्लासीफाई कर रहा है, किस तरीके से वो अपने अंदर पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा है, तो आपको जब आइडिया होगा। मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ थोड़ी सी देर, बस थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको आइडिया हो गया तो ये इन चीज़ों का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक है डिसकनेक्टेड डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स, सॉरी डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स। अब ये इसका लास्ट टॉपिक है थ्योरी का इसका। तो डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स क्या होता है, देखें सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, एक पॉइंट है मेरा यहाँ पर बी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैंने एप्सिलॉन जो डिफाइन किया हुआ है, मैंने कहा हुआ लेट से 2 एप्सिलॉन है, ठीक है। अब 2 यूनिट का एप्सिलॉन कितना होगा, अगर मैं सर्कल बनाने जाता हूँ तो लेट से मैं कुछ इस तरह करके सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर का है और मैंने इतना बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है। तो मे बी आई थिंक ये 2 एप्सिलॉन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब इतना बड़ा हमने 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इसको मिलीमीटर बोल रहे हैं, जो भी है, हमने उसके हिसाब से एक सर्कल बना दिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये वाला पॉइंट मेरे इस क्लस्टर में आएगा? क्या अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ये जो ए वाला पॉइंट है ये एक क्लस्टर में आ रहा है, एक क्लस्टर में आ रहा है, तो क्या बी वाला भी उस क्लस्टर में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा पीछे कंडीशंस हमने डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स। क्या नाम है इस टॉपिक का? डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर ए और बी दिखने में तो दूर हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब तो ये होगा कि वो दोनों करीब करीब हैं और ये जो रीजन बन रहा है उसी रीजन के अंदर मेरा बी भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं हाँ भाई कि ए वाले के हिसाब से हमने सर्कल बनाया, ए पॉइंट के हिसाब से सर्कल बनाया, तो बी वाला ऑटोमेटिकली उसी में आ रहा था, तो इसको हम डायरेक्ट सिनेरियो बोल रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? क्या कहा था मैंने कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो तो भी हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को उठा के एक ही क्लस्टर में डाल देंगे, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका समझते हैं। मैं इनडायरेक्टली की मदद से क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए हुआ क्या, अब इमेजिन करते हैं हम कि हमारे पास ए से बी तक है ना कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बेसिकली यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी क्या है बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। किस तरह के पॉइंट्स मौजूद हैं? लेट से हम यहाँ बनाते हैं कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। तो इमेजिन करें ये इस तरह के पॉइंट्स हैं और होंगे, डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह के पॉइंट्स करीब करीब में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा समझें कि यहाँ पर भी अभी जो हम पीछे डिस्कस करके आ रहे थे सारी चीज़ों को, कोर पॉइंट,
बाउंड्री पॉइंट, नॉइस पॉइंट, यहाँ पे भी आपने उसी तरह से कंसिडर करना है चीज़ों को। तो लेट्स से अगर मैंने ए के लिए एप्सिलॉन बोला हुआ है, ठीक है, या अगर मैं एप्सिलॉन का थोड़ा छोटा कर दूँ, लेट्स से अब मेरा जो सर्कल है, मैंने उसको क्या बोल दिया, ये मेरा सर्कल बन गया लेट्स से, और एप्सिलॉन हमारे पास छोटा सा बन रहा है। लेट्स से कितना बन रहा है, एक नंबर इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे, मे बी के 0.8 का एक एप्सिलॉन हमने डिसाइड किया, ठीक है, उस पर हमारा ये वाला सर्कल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ समझाने के लिए, छोटे छोटे सा बनता है बहुत सर्कल, ये सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए। तो अब देखिए क्या होगा, हमने ये डिसाइड करना है कि क्या मेरा ए और बी जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या ये डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं या नहीं है। किस तरह डिसाइड करेंगे हम, ये इस तरह से देखेंगे कि अगर ए से बी तक जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, क्या ये तमाम के तमाम कोर पॉइंट्स हैं या नहीं है। अगर ए से बी तक के जो पॉइंट्स मुझे लेके जा रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो, ठीक है, कुछ इस तरह करके हमें कुछ बी तक के पॉइंट्स लेके जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन बना दी इस तरह से। तो अब अगर मेरे पास ए से बी तक के जो पॉइंट्स जा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन है, दो लाइन है, जितनी भी लाइन्स हैं, अगर वो मेरी लाइन्स के तमाम पॉइंट्स कोर पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कोर पॉइंट्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरा ए और बी भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। कनेक्टेड पॉइंट्स का मतलब कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी एक क्लस्टर में डाल सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं? चले देखें, मैं बताता हूँ। देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस किया कि अगर ए और बी दूर है, बहुत दूर है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास मिलते हुए उस बी तक के जा रहे हैं, तो मैंने डिसाइड करना है कि वो मेरा एक क्लस्टर में आएगा या नहीं आएगा।
अच्छा, तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि ए और बी ना आपस में क्लस्टर में आएंगे नहीं आएंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर मेरा ए और बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं किस तरीके से, 4 पॉइंट्स की मदद से, तो बेसिकली ये पॉसिबल है। अब क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, सब समझे बात को। लेट्स से कि मेरे पास क्या है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो कोर पॉइंट के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं कि जो हम एप्सिलॉन बना रहे हैं उस एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर अगर मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा के पॉइंट्स मौजूद हो, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास वही कोर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इमेजिन करें, अगर मैं इतना ही बड़ा सर्कल उठा के इस पॉइंट के लिए बनाऊँ, इस पॉइंट के लिए बनाऊँ, ठीक है, तो और अगर मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स जो हैं, MPDS लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, मिनिमम पॉइंट्स लेट से मेरे पास वही 4 के 4 मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो इमेजिन करें मैंने ये सर्कल उठाया और मैंने सर्कल उठा के इतना ही बड़ा सर्कल बनाया, लेकिन मैंने ये इस पॉइंट के हिसाब से बनाया। थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं बात को। मैंने इस पॉइंट के हिसाब से सर्कल बनाया, तो इस एप्सिलॉन के अंदर जो मेरा 0.8 का एप्सिलॉन हम लेके चल रहे हैं शुरू से, उस पॉइंट के मतलब उस सर्कल के अंदर मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, सेम आप बार बार उठा के इसी तरह का सर्कल बनाते रहेंगे और अब इस पॉइंट के हिसाब से आप कंसिडर कर रहे होंगे सर्कल को। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आपने जो सर्कल बनाया होगा वो इस सेकंड वाले पॉइंट की मदद से होगा। ठीक है, तो क्या अभी भी मेरे पास ये गोल पॉइंट है? बिल्कुल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आपकी? तो अगर आप इसी तरीके से मूव करते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ये सारे ही सर्कल्स, सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, ये कोर पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपस में, इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ना, वो मेरे पास एप्सिलॉन से भी कम है। मेरी बात समझ रहे हैं? एप्सिलॉन कितना है मेरा? 0.8 का डिस्टेंस है। एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, देखें, ये बड़ा वाला सर्कल मैंने 2 इसको माना था, ये एप्सिलॉन इसकी 2 है, और जो छोटे वाले सर्कल लेके चल रहा हूँ उसको मैंने क्या कहा था, 0.2 मेरी इसकी वैल्यू, 0.8 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो 0.8 में मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाया, या थोड़ा छोटा भी हो सकता है, ये चीज़ें समझाने के लिए कि अगर वो जो आप 0.8 का आपने एप्सिलॉन बनाया, वो क्या करेगा मेरा मॉडल या एल्गोरिथम, वो हर पॉइंट को उतना ही बड़ा सर्कल बना के देखेगा, और अगर आपका समझे पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है अगर वो एप्सिलॉन से कम है, एप्सिलॉन की वैल्यू से कम है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका कोर पॉइंट बनता रहेगा। हर अगला वाला पॉइंट क्या होता रहेगा, कुछ पिछले वाले पॉइंट्स को, कुछ अगले वाले पॉइंट्स को सर्कल की उस सर्कल के अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, सारे के सारे आपके ये कोर पॉइंट्स क्लासिफाई होंगे। तो इन अ नटशेल कि आपका ये जो ए और बी है बेसिकली ये आपके पास डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे जी? तो क्या हुआ यहाँ पर, बिल्कुल ए और बी अगर हमारे दूर दूर पॉइंट्स हैं तो हम उनको एक क्लस्टर के अंदर, या मॉडल उनको एक क्लस्टर में डाल सकता है, किस बिहाफ पर, कि अगर उन 2 अवे पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंट पॉइंट्स मौजूद हैं, अगर वो पॉइंट्स मेरे पास कोर पॉइंट्स हैं, और कोर पॉइंट्स क्यों होंगे वो, अगर उनका जो डिस्टेंस है, इंटर बिटवीन डिस्टेंस, उनके पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस अगर एप्सिलॉन की वैल्यू से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो कोर पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ए और बी एक ही क्लस्टर में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं नीचे वाले सिनेरियो को लेके चलूँ तो नीचे वाले सिनेरियो में हो सकता है क्या आप देख रहे हैं, वैसे मैंने पॉइंट इतना गैप नहीं दिया हुआ, लेकिन लेट से मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ से मिटाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ से ये पॉइंट मिटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वाला पॉइंट रख दिया। तो अब अगर मैं आकर लेट से इस पोजीशन पे इस पॉइंट की मदद से कुछ बनाता हूँ, एप्सिलॉन बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, तो मे भी यहाँ तक के कुछ पॉइंट्स मेरे पास क्या हो जाए, कोर पॉइंट्स बन जाए। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, लेट से मैं इस जगह पर आ गया या इस जगह पर आ गया, तो क्या पता चलेगा मुझे कि यहाँ पर मेरा जो कनेक्शन चलता चला आगे पीछे कोर पॉइंट्स का, वो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया। मतलब इस पॉइंट पे खड़ोगे जब मैं सर्कल बना रहा होगा तो ये सिर्फ मेरे पास नॉइस पॉइंट कंसिडर किया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास फिर इस वाले पाथ से या इस वाले रास्ते से हम बी को क्लस्टर के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये जो पाथ है मेरे पास, ये क्या करेगा, ए और बी को एक ही क्लस्टर में डालने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, बड़ा सा ड्राई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, एक इसकी एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे 1 मिनट में इसको पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। सर ये रजिस्टर अपने बता भी बनाया जी
सॉरी, ये पॉइंट को देख के ही अपने मुताबिक जितने इसको क्लस्टर बना देगा। हाँ ये असल में ना डेंसिटी को देखेगा। जो भी हमने इसको एप्सिलॉन दिया है ना, ये सिर्फ दो चीज़ों पे काम कर रहा है। सबसे अच्छी इसकी जो पावरफुल या बहुत अच्छी जो बात है वो यही है कि ये सिर्फ दो पॉइंट्स पे काम कर रहा है। आपने जो एप्सिलॉन दिया है, जो आपने इसको सर्कल का रेडियस बताया है वो, और मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप मिनिमम पॉइंट्स हल्के फुल्के भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्लस्टर हो सकता है 2 बनते तो 3 बन जाए, ठीक है। 3 बनते हैं तो हो सकता है 1 बन जाए। ये डिपेंड करेगा आपके एप्सिलॉन और किस पे, मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू पे। बस ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सूटेबल या बहुत ख्याल रखते हुए क्या करना है, इन पॉइंट्स की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये इन दो पॉइंट्स पर बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने हल्का फुल्का भी चेंज किया, मैं भी दिखाता हूँ बस, तो आपको पता चलेगा कि आपका एक पॉइंट आपके क्लस्टर में आते आते बाहर निकल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगा बताता हूँ मैं इसको आपको विजुअलाइज कराता हूँ। पहले इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल को, फिर हम चलते हैं वहाँ पे। चलें, ये कुछ पॉइंट बनाए, ठीक है, जिसे सिर्फ समझाने के लिए। डेटा इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसे हम 2D के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि मेरे पास ये पॉइंट्स क्लस्टर में जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है मेरा और ये पॉइंट है, ठीक है। और हम एक एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से स्मॉल वैल्यू लेते हैं हम 0.3 या 4 कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। मतलब छोटे सर्कल की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या ख्याल है कि क्या ये सर्कल कोर, मतलब क्या ये पॉइंट कोर पॉइंट हो सकता है, बाउंड्री पॉइंट होगा या नॉइस पॉइंट होगा? ये मिनिमम पॉइंट्स चले, मिनिमम पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। मिनिमम पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। छोटा डेटा तो हम इसको 3 ही रखते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि क्या अभी भी अगर मैं इस कंडीशन को उठा के सर्कल बनाता हूँ तो क्या कुछ सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। अगर हमने मान लिया कि लेट से सर्कल बड़ा बनता है, कि कुछ इस तरह का बड़ा सर्कल बनता है, तो जब भी सिर्फ 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा ये नॉइस पॉइंट कंसीडर होगा। सिमिलरली एक पॉइंट आपको वहाँ दिख रहा है, इसके साथ भी ये सेम सिनेरियो होगा, ठीक है। चलें, तो हम क्या करते हैं, डेंस रीजन से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह एल्गोरिथम स्टार्ट करेगा और डेंस रीजन पे कहाँ जाके काम करना स्टार्ट करेगा। तो लेट्स से हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से मैं आया और मैंने देखा कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ो के एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ किसनी, इस वैल्यू का 0.4 वैल्यू का, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास उस सर्कल के अंदर 3 पॉइंट्स आ पा रहे नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा कोर पॉइंट है या नहीं है। तो लेट्स से हमने कंसीडर किया, जब मैं इसको सर्कल बनाता हूँ तो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास आया था सर्कल के अंदर। मैं सर्कल नहीं बना रहा, लेकिन इमेजिन करें कुछ इस तरह का सर्कल बनता है, तो 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए उसके अंदर, सर्कल के रीजन के अंदर, ठीक है। मतलब ये कोर पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके, मतलब इस पॉइंट के बाउंड्री पे खड़ा होके, सॉरी इस पॉइंट के सेंटर पे खड़ा होके तो सर्कल बना, तो क्या होगा, मैं भी कि कुछ इस तरह का सर्कल बन रहा हूँ मेरा, ठीक है। मतलब इजीली कोर पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी क्या हो सकता है, कोर पॉइंट हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को कंसीडर करूँ तो ये भी कोर पॉइंट हो सकता है। थोड़ा दूर बना लिया मैंने, लेकिन इमेजिन के थोड़ा करीब है तो ये भी कोर पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट ये सारे के सारे कोर पॉइंट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन तमाम पॉइंट्स को उठाकर एक क्लस्टर में डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग तरीके बना के कनेक्ट कर लें, या इस तरीके से एक सर्कल बनाया आपने या एक शेप बनाई, उसके अंदर आपने सारे पॉइंट्स को डाल दिया, ठीक है। ये आपका क्लस्टर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ वाले पॉइंट्स की मदद से क्लस्टर में डालने की कोशिश करूँ, मतलब क्या ये वाले पॉइंट्स मेरे इस क्लस्टर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि सर्कल हम जितना बड़ा लेके चल रहे हैं वो सर्कल यहाँ के पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकता, अपनी बाउंड्री में नहीं ला सकता, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक और क्लस्टर बनाने की कोशिश करूँ तो वो बन सकता है, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर बनाता हूँ तो लेट्स से ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पॉइंट खड़ा होकर बनाता हूँ तो ये अभी भी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ खड़ा होकर बनाता हूँ तो लेट्स से मेरे पास ये भी क्या हो रहा है, मेरे पास 3 पॉइंट्स ले आएगा इस तरीके से। तो ये आपके 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लस्टर में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका एक क्लस्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये और ये नॉइस को होगा इधर। अब इन दोनों को डिसाइड करना है कि ये दोनों कौन से पॉइंट्स हैं, क्या ये कोर पॉइंट्स हैं या बाउंड्री पॉइंट्स हैं, सही है। अच्छा, एक बात याद रखें, मैंने इसको नहीं बताया शायद, कि क्लस्टर के अंदर मेरे कोर पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं और बाउंड्री पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स क्लस्टर में शामिल हो सकते हैं। नॉइस पॉइंट बिल्कुल दूर चला जाता है, ठीक है। कोर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट दोनों मेरे क्लस्टर में शामिल हो सकते हैं। चलें अब यहीं से इसको रिज्यूम करते हैं। तो अब मुझे बताएं
कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होके एक वो बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या है मेरे पास ये कोर पॉइंट हमने इसको कंसीडर किया, ठीक है, और वो क्लस्टर बना लिया। अब लेट से कि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर एक सर्कल बनाता हूँ कुछ इस तरह करके, और इमेजिन करते हैं कि ये पॉइंट मेरा इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट सर्कल कुछ इस तरह से बनता है मेरा, लेट से जस्ट विजुअलाइज कराने के लिए। तो हो क्या रहा है कि एप्सिलॉन के करीब मैंने सर्कल बनाया, एप्सिलॉन की वैल्यू का मैंने सर्कल बनाया, और मेरे पास मिनिमम पॉइंट से कम पॉइंट्स हैं, बिल्कुल कम पॉइंट्स हैं, और क्या इस बाउंड्री के अंदर एक कोर पॉइंट आ रहा है, एटलीस्ट आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको बाउंड्री बोल दिया जाएगा, ठीक है। अगेन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स हो गए, लेकिन समझने की कोशिश करें कि मेरे पास ये क्या हो, ये वाला पॉइंट भी इसी क्लस्टर के अंदर शामिल हो जाए कुछ इस तरह करके, ठीक है। सिमिलरली यही फिनोमेना इसके साथ होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा के और करीब कर दूँ इसके, लेट से मैं इस पॉइंट को थोड़ा इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो अब ये भी क्या हो सकता है, एक मेरा बाउंड्री पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। तो इन दी एंड क्या होगा, ये भी मेरा इस क्लस्टर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होंगे हमारे, ये नॉइज पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये ओवरऑल आइडिया था। अब जल्दी से एक काम करते हैं कि हम इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं। ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास। तो लेट से मैं यहाँ पे डेंसिटी बार्स को लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह के पॉइंट्स आ गए, ठीक है, और आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं। अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिसाइड हुई है अभी, 1, और मिनिमम पॉइंट्स इसने कितने लिए हुए, 4 लिए हुए। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देख रहे हैं किस तरह से सर्कल बना बनाकर ये सारे पॉइंट्स को क्लासीफाई करेगा कि कौन से पॉइंट्स हमारे क्लस्टर में करीब करीब आ सकते हैं, ठीक है। ये चलती रहेगी और इन द एंड हमें रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे डेंसिटी पॉइंट्स एक क्लस्टर के अंदर आ पा रहे हैं। क्लस्टर्स को जॉइन कहता है जी, तमाम क्लस्टर्स को ये हर पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल बना रहे हैं। वही जो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे ना कि हर पॉइंट पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ये सर्कल बना रहा है, ठीक है। क्लस्टर्स को फिर एक क्लस्टर में बदलना। नहीं नहीं नहीं, अगर क्लस्टर डिफरेंट हो गया तो उसको डिफरेंट ही बताएगा ये। अभी देखें इसको, मे बी के हमें 2 क्लस्टर बताए यहाँ पे, या हो सकता है एक ही में एक ही क्लस्टर को पूरा आइडेंटिफाई कर ले। नहीं, ये देख रहे हैं डिफरेंट होगा अभी इस तरीके से, सही है। तो कितने क्लस्टर बनाए थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 क्लस्टर्स बनाए। और ये जो हमें वाइट पॉइंट दिख रहे हैं क्या होगा, ये नॉइज पॉइंट होगा। तो हमारे क्लस्टर्स के अंदर कोर पॉइंट्स भी शामिल है और बाउंड्री पॉइंट भी शामिल है, ठीक है। अब अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को छोटा कर दूं, अभी आप इसको देखकर आ रहे हैं, तो क्या होगा एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी करने से, डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस, हम सर्कल छोटा बनाने को बोल रहे हैं, कोई पॉइंट्स कम हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होंगे, एक तरीके से क्लस्टर्स में बढ़ा रहा हूँ मैं। अगर सर्कल की वैल्यू को छोटा कर देता हूँ, मतलब रेडियस को छोटा कर देता हूँ, तो एक तरीके से कोर पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। एक मतलब ट्राई करते हैं और डेंसिटी बार्स थे, तो मैं यहाँ पे लेट से इसको 0.5 कर दें, ठीक है। और कोर पॉइंट्स हम मिनिमम पॉइंट्स अभी भी 4 रहने देते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल 4 रहने देते हैं और फिर अब चला दें, ठीक है। और अब देखते हैं कितने क्लस्टर्स बनाएगा। खैर ये जितने भी क्लस्टर बनाए, लेकिन आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया कि किस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। ये डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स के बिहाफ पे काम करता है, सही है। ये एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स के बिहाफ पे काम करता है। ये बात समझ रहे हैं, जिसे समझ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था के मीन्स क्लस्टरिंग। वो क्या करता था हमारा, वो डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। जो भी पॉइंट करीब होता था, डिस्टेंस निकाल के उसको एक क्लस्टर में शामिल कर लिया करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन, उसकी वजह से एक सर्कल बनाया जाता है और फिर मिनिमम पॉइंट्स के यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है कि उसको हमारे क्लस्टर में शामिल करना है नहीं करना। तो देखना इसने ये वाले पॉइंट्स इतने क्लस्टर्स बनाए हमारे, ठीक है। तो खैर ये आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे और इस तरीके की डिफरेंट एक्सरसाइज मौजूद हैं। रीस्टार्ट और लेट से यहाँ पर एक अच्छा था, आई थिंक स्माइली फेस था, ठीक है, कुछ इस तरह से मौजूद है। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो अगेन क्या करेगा ये, इस तरीके से बाहर वाले को एक क्लस्टर मानेगा, ठीक है। अंदर वाले को एक ये वाला क्लस्टर, एक ये क्लस्टर, एक ये क्लस्टर, तो तकरीबन कितने बना देगा ये, 4 क्लस्टर्स बना देगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम के मीन्स अप्लाई करते
तो सोचें ज़रा, क्या के मीन्स यहाँ पे सही तरीके से काम कर पाता? नहीं कर पाता, वो डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन करता, ठीक है। और उसकी वजह से वो जिस तरीके से अभी हमें क्लस्टर देखने को मिलेंगे वो उस तरह क्लस्टर नहीं शो करते। क्लस्टर हम खुद ही पास करते हैं वैसे। क्लस्टर खुद पास करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हम एल्बो टेक्निक वाला का यूज़ कर लें तो हमें आइडिया होता है कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंस की भी यहाँ पे काम करता है ना, तो इसी वजह से वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता इस तरह के डेटा के ऊपर। सर ये नॉइस पॉइंट पे होगा या बॉर्डर पॉइंट पे जुड़ जाए? सॉरी, एक क्लस्टर बनाने से दूसरे क्लस्टर पे जाने में जो ब्रेक होगा तो वो सिर्फ नॉइस पॉइंट पे होगा या बॉर्डर पॉइंट पे? नॉइस पॉइंट पे होगा, बॉर्डर पॉइंट आपका क्लस्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है जी, बॉर्डर पॉइंट आपका क्लस्टर में है। एक चेन बनी हुई है उसमें बॉर्डर पॉइंट भी है बॉर्डर पॉइंट, हाँ, तो वो जहाँ तक जाएगी वो एक वो जा सकता है बिल्कुल। कोई भी बीच में नॉइस पॉइंट आएगा तो फिर वो क्लस्टर वो फिर आपका क्लस्टर ब्रेक हो जाएगा और फिर अगला क्लस्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो खैर आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब एक जल्दी से एक्सरसाइज मौजूद है मेरे पास, उसको हम देख लेते हैं एक मरतबा। ये जो है ना एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन से उठाई है एस्केलेटन की, सही है। तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, कि मेरे पास जब x की वैल्यू 1 है तो y 2 है एंड सो ऑन, इस तरीके की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जरा इसको इमेजिन करें कि मेरे पास जब इनको प्लॉट किया ना, कुछ ये पाँच पॉइंट्स तक 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी 6 पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, हमने डीबी स्कैन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डीबी स्कैन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एप्सिलॉन कितना दिया हमने 1, और अभी हमारा जो स्केल है ना, आपको आइडिया हो रहा है 0 से 5 तक का स्केल है, तो क्या करेगा 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं लेट से, तो 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएगा और फिर क्या करेगा उसके बिहाफ पे हमारे पास बताएगा कि कितने उसने क्लस्टर्स बनाए, ठीक है। और मिनिमम सैंपल्स कितने उसको बोले हमें 2, कि भाई उस सर्कल के अंदर 2 सैंपल एटलीस्ट हो तो उसको एक क्लस्टर में शामिल कर लेना उन पॉइंट्स को, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, तो अब जरा देखें आपके पास ये हमें एक 3 मरतबा 0 दिखा रहा है, 2 मरतबा 1 दिखा रहा है और एक मतलब -1 दिखा रहा है, ठीक है। तो 3 0 दिखाने की वजह क्या है कि ये इन 3 पॉइंट्स को, क्लोज वाले पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर के अंदर ले आया, समझ रहे बात को। और ऐसा बिल्कुल है भी पॉसिबल कि अगर इस पे खड़े होकर हम एक सर्कल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का, कुछ इस तरह करके अगर ये बनता है तो हमारे पास वो 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने इन तीनों पॉइंट्स को उठा के एक क्लस्टर में डाल दिया, तो इन तीनों को 0 0 बोला, इसको कितना बोल दिया 1 1 बोल दिया, मतलब एक दूसरा क्लस्टर बनाया इसने, ठीक है। और ये बहुत दूर लाया जा रहा था, इसको नॉइस पॉइंट क्लासीफाई किया और इसको -1 बोल दिया। अच्छा भाई, तो ये आप लोगों का आइडिया हो गया इस चीज़ का कि वो क्या कर रहा है, अभी इन तीनों पॉइंट्स को एक क्लस्टर मान रहा है, मतलब एक क्लस्टर में डाल रहा है और इन 2 पॉइंट्स को दूसरे क्लस्टर में, और इसको क्या कंसिडर कर रहा है, वो नॉइस कंसिडर कर रहा है, सही। अब जरा यहाँ देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन और मिनिमम सैंपल्स या मिनिमम पॉइंट्स बढ़ाने की जो बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब अगर मैं लेट से एप्सिलॉन को बढ़ाता हूँ थोड़ा, मैं लेट से 3 कर देता हूँ इसको, और अभी सैंपल्स को मैंने 2 ही रहने दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अभी अब सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा मेरा, और बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, उस पॉइंट पे जब खड़ा हो गया मैं, अब एक बड़ा सर्कल बनेगा 3 सेंटीमीटर, सिर्फ इसका रेडियस है, ठीक है। तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारे कुछ पॉइंट्स आगे पीछे होंगे, मतलब क्लस्टर से बाहर आएंगे। अभी ज़रा इसका बिहेवियर नोट करें आप लोग। हमारे पास इसका यूनिट होता है एल्गोरिथम के अंदर पहले से फिक्स होता है। देखें, यूनिट नहीं होता, बेसिकली हम सिर्फ नंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम खुद से मतलब डिसाइड करता है कि उसने कितनी बड़ी लाइन बनानी है, सही है। हाँ, ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो इसका होगा, हो सकता है मिलीमीटर में बनाता हो सकता है किस तरह से हैंडल करता हो, लेकिन कोई ना कोई इसके बैक पे यूनिट चल रहा होता है, सही। लेकिन हम यूनिट नहीं बताते क्योंकि हम सिर्फ नंबर के हिसाब से डील कर रहे हैं, सही। खैर, मैंने क्या किया, इसको 3 किया, तो ज़रा इसका अब आउटपुट चेक करिएगा। ये जो आउटपुट है ना, 3 0 हैं, 2 1 है और एक माइनस का 1 है। तो मैंने इसका थोड़ा सा एप्सिलॉन बढ़ाया तो मैंने कोई फ़र्क नहीं आया, और ऐसा होना शायद पॉसिबल है वो इस वजह से, चूँकि देखें जब 1 था तो छोटे छोटे सर्कल बन रहे थे कुछ इस तरह करके, लेकिन वो इस तरह से थे, वो जब भी इन तीनों पॉइंट्स को एक ही सर्कल में ले रहा था। जब हमने इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल बनाया तो जब भी तीनों पॉइंट्स इसी सर्कल में आ रहे थे, जब नीचे वाले पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल बनाया तो जब भी तीनों पॉइंट्स इसी सर्कल में आ रहे थे। तो मतलब ये एक ही क्लस्टर में आए और ये दोनों एक क्लस्टर में आए दूसरे वाले, ठीक है। चलिए बात समझ आती है। लेकिन लेट से अब अगर मैं इसको 3 से बढ़ा के लेट से 5 कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं भी कि शायद अब कुछ चेंज देखने को मिले। एग्जीक्यूट करते हैं, अभी भी कोई चेंज नहीं आया, सही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, चूँकि देखिए ना, अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा होकर आगे आता हूँ ना तो 6 तक
मेरे पास 6 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो तकरीबन इतना कुछ इस तरह करके सर्कल बन रहा है मेरा, इस तरह करके सर्कल बन रहा है। तो अभी भी ये पॉइंट मेरे सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, अब लेट से मैं इसको क्रॉस कर जाता हूँ, इस वाली चीज़ को क्रॉस कर देता हूँ। लेट से मैं 6 7 5 के बजाय 8 कर देता हूँ, सॉरी हाँ 8 10 कर देते हैं। लेट से 8 किया, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, देखें अब उसने क्या किया, 8 पर आया ना मैं, मतलब इस पॉइंट पर खड़ा होकर 8 तक का सर्कल बना रहा हूँ। तो अब इतना बड़ा सर्कल बन रहा है आपका कि वो इन तमाम पॉइंट्स में क्या कर रहा है, एक ही में उठा के डाल रहा है। सही है, समझ रहे हैं। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर सर्कल बनाऊंगा तो वो इन तमाम पॉइंट्स को उठा के एक ही उसमें डाल देगा। तो क्लस्टर आपका एक ही बन रहा है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके उसी सर्कल के अंदर आप आ रहे हैं जो हमने इसको रेडियस बता दिया। ये सही है, बात क्लियर हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि 0 0 0 0 मतलब एक ही क्लस्टर है, और -1 आपका एक नॉइस पॉइंट आ रहा है, ठीक है। चले अब एक काम करते हैं वापसी से। अभी हमने सिर्फ क्या किया, एप्सिलॉन बढ़ाया, मिनिमम सैंपल को सेम रहने दिया। अब मैं इसको वापसी से बंद करते हैं और मिनिमम सैंपल को हम यहाँ बढ़ा के लेट से 4 कर दें, ठीक है। तो अब ज़रा सोच के बताएं कि मैं बोल रहा हूँ कि अब सर्कल छोटा बनाओ, एप्सिलॉन बनना मतलब बहुत छोटा सर्कल बनाने को बोल रहा हूँ मैं। तो पहले क्या करे थे हम, इस पूरे को हम मतलब इस पूरे तमाम पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर मान रहे थे, 0 0 0 जो देखने को मिल रहा था। अब मैंने क्या बोला, कम से कम 4 पॉइंट्स लेकर आओ, ठीक है। तो ज़रा आउटपुट देखें इसका। अब क्या दिखा रहा है, सारी नॉइज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सर्कल पे खड़े होकर, किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल जब बना रहे होंगे तो 4 पॉइंट्स हमारे पास आ ही नहीं रहे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को रखकर यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कौन से पॉइंट्स हमारे पास क्लस्टर में आएंगे, कितने क्लस्टर बनेंगे, हमें इसका आइडिया हो सकेगा। सही है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने एप्सिलॉन को चेंज किया, मिनिमम सैंपल को सेम रखा। एक सिनेरियो हमने ये रन किया। दूसरा सिनेरियो, एप्सिलॉन को हमने सेम रखा, मिनिमम सैंपल को चेंज किया। दूसरा सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या होगा कि हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। अब लेट से मैंने 5 लिखा था यहाँ पे, तो मैं एप्सिलॉन को क्या कर देता हूँ, लेट से उठा के 4 कर देता हूँ, ठीक है। रन करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, 4 के बजाय इसको 5 कर देते हैं। सैंपल ही मैंने 5 रखे हुए, तो अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम बारी बारी इन वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं। सही है। तो इस तरीके से हमारा डीबी स्कैन काम करता है कि वो क्या करेगा, एप्सिलॉन के अंदर अंदर हमारे मिनिमम पॉइंट्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसको एक ही क्लस्टर के अंदर इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ विजुअलाइजेशन मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डेटा था ना, यहाँ पे एक हमने सर्कल मेक सर्कल का एक फंक्शन है, इसको हमने यूज़ करके क्या किया, डेटा पॉइंट्स हमने इससे क्रिएट करवाए, ठीक है। नॉइज़ के अंदर हमने नॉइज़ इसमें ऐड करी है, ठीक है। और रैंडम स्टेट 4 रखी है। रैंडम स्टेट का आपको आइडिया है कि पॉइंट्स को सेम रखने के लिए। तो अब डीबी स्कैन इनको इस तरह से क्लासीफाई कर पा रहा है, ठीक है। जबकि के-मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता, फेल हो जाता, प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो ये सिर्फ समझाने की हद तक था। अभी हम चलते हैं वापसी अपने कोड पर, ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो क्या किया है मैंने, अगेन ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, इनको इंपोर्ट किया हुआ है, सही है। अच्छा, मेक मून्स या मेक सर्कल्स, ये देख रहे हैं, मेक मून्स मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, एसक्यूएल से जाकर डेटा सेट से निकाल रहा हूँ। और सिमिलरली ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेक सर्कल्स। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं या कुछ क्लासेस हैं हमारे पास, जो क्या करती है कि स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। सर्कल्स, मेक सर्कल्स समझ आ रहा है कि कुछ इस तरह का डेटा दो कि वो किस तरह सा दिखे, किस तरह का दिखे, सर्कुलर डेटा दिखे, ठीक है। और मेक मून्स, वो भी तकरीबन इसी तरह की बात कर रहे हैं। मून्स मतलब वो भी एक सर्कल शेप नुमाएं, तो इस तरह का मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको बताया कि भाई इतने सैंपल होने चाहिए, पॉइंट्स इतने पॉइंट्स और टोटल नॉइज़ उसमें इतनी हो, मतलब अगर एक पॉइंट तुम दे रहे हो तो उसके अंदर 0.08 नॉइज़ ऐड करके दो, ठीक है। आगे पीछे ताकि पॉइंट्स हमारे पास हो जाए, एक लाइन में लाया ना करें। और रैंडम स्टेट हमने दे दी, तो देखें इसने क्या किया, मेरे पास ये इस शेप का एक डेटा प्रोवाइड कर दिया, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं विजुअलाइज करने के लिए कि हमने अब ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करवा लिए, ठीक है। तो आप ये देखें थोड़े बहुत आगे पीछे पॉइंट्स जो हुए, ये बेसिकली नॉइज़ की वजह से हो रहा है। अगर नॉइज़ हटा देते तो हमें पास क्या होता, फिर स्ट्रेट एक ही लाइन के अंदर पॉइंट्स देखने को मिल रहे होते, ठीक है। तो खैर ये कुछ सर्कल, ये हमारा डेटा आ गया। अगेन के-मीन्स यहाँ पे काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रॉइड
या डिस्टेंस के भी हाफ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्केलिंग परफॉर्म कर ली। स्केलिंग परफॉर्म करनी पड़ती है और आपको आइडिया है कि ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टैंडर्ड स्केलर की मदद से। तो बस मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लाइंस को। डीबी स्केल पे आए, डीबी स्केल पे आने के बाद एप्सिलॉन की वैल्यू डिफाइन करी और मिनिमम सैंपल्स, वही मिनिमम पॉइंट्स हमने बताया कितने पॉइंट्स रखने हैं कम से कम। एग्जीक्यूट किया, जो स्केल हमने डेटा निकाला था ये रहा। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड करके ट्रेनिंग करवाई मॉडल की। ठीक है, और क्लस्टर लेवल्स निकाल रहे हैं हम कि उसने मेरे कितने क्लस्टर बनाए, किस पर 0.3 और मिनिमम सैंपल कितने 5 रखते हुए उसने कितने क्लस्टर बनाए मेरे पास, मतलब कितने क्लस्टर बता रहा है, ये 2 बता रहा है। ठीक है, 0 और 1 हमें देखने को मिल रहा है, 2 तो नहीं है, नहीं है क्या, सही है। तो अभी वो कितने बना रहा है क्लस्टर्स, यहाँ पे 2 क्लस्टर्स बना रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। सर इसमें -1 नहीं है, मतलब नॉइस नहीं है। सॉरी, -1 नहीं है, माइनस नहीं है, इसमें नॉइज़ नहीं आ रही अभी। सही है, तो अभी क्या कर रहा है ये, हमें बता रहा है कि उसने बहुत सारे पॉइंट्स को एक 0 क्लस्टर में डाला और बहुत सारे पॉइंट्स को उसने 1 क्लस्टर में डाला। सभी पॉइंट्स का तीनों भी क्लस्टर। बिल्कुल, जैसे अभी हमने यहाँ पे कोशिश की थी ना इसको रन करने की, ये देखें सही काम किया, ये रहा, ये हमने देखा था। किस कंडीशन पे, अगर मैं यहाँ पे इसको वापसी 1 कर दूँ और इधर में कर दूँ इसको 2 या 3 कर दूँ, इतने पॉइंट्स कहाँ से आए, ये वाला डेटा तो नहीं है। 1 रखा था, क्या रखा था हमने ऊपर, 1 मिनट, ये दूसरा डेटा है। डेटा तो वही है, कैशे का मसला था शायद। खैर, तो देख रहे हैं, जब मैंने इसको ये रखा तो बेसिकली बता रहे हैं कि 3 पॉइंट्स एक क्लस्टर का पार्ट है, ये बाकी के 2 पॉइंट्स एक दूसरे क्लस्टर का पार्ट है। सही है, ये हमें आइडिया हो रहा था। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, तो बेसिकली वो यही है कि 0 वाले पॉइंट्स एक क्लस्टर का हिस्सा है और 1 वाले पॉइंट्स आपके दूसरे क्लस्टर का हिस्सा है। ठीक है, खैर विजुअलाइज करते हैं इसको। तो अब ये क्या कर रहा है, हमारे इन पॉइंट्स को एक क्लस्टर कंसिडर कर रहा है और इन पॉइंट्स को एक दूसरा क्लस्टर मान रहा है। ठीक है, तो नॉइज यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं मिली। ठीक है, बाकी ये सेल रन कर लेते हैं, तो नॉइज हमें 0 देखने को मिल रही है क्योंकि उसको -1 कुछ मिला ही नहीं। हमने इसको क्या बोल रहे हैं कि लेबल्स में से जाके क्या कर लो, -1 को निकाल के ले आओ। ठीक है, तो उसको मिला ही नहीं कुछ, तो इसने इस वजह से हमें क्या बता दिया, 0 बता दिया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को भाई, ये देखें ना, लेबल्स इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूँ मैं, -1 बोल रहा हूँ। तो ये देखें, लेबल्स हमें जो मिल रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये क्या है, एक लिस्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या करो, लेबल्स की वैल्यू क्या करो, -1 ढूंढो। ठीक है, तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, फॉल्स मिल रहा है। और फिर हम क्या कर रहे थे, उसको ये निकालना चाह रहे थे कि वो निकाल के लाओ कि कितनी रोज मेरे पास इस तरह की आ रही है जिसके अंदर -1 देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ डेटा मौजूद ही नहीं है भाई। देखें ना, एक्स क्या होता है मेरा, सबसे पहले जब भी मशीन लर्निंग मॉडल चलाते हैं हम एक्स और वाई में डेटा को स्प्लिट करते हैं, याद आ रहा है। फिर क्या करते हैं, उसको ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाते हैं। तो बेसिकली ये एक्स आपका वो वाला डेटा है जो हमने सबसे पहले ऊपर ये बनाया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ये रहा। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स एक्स में डाले थे, कुछ पॉइंट्स निकाले कहाँ डाले थे, वाई में डाले थे। तो बेसिकली वही हम दिखाना चाह रहे थे कि अगर नॉइज इसको -1 मिल जाए तो वो किन रोज के अगेंस्ट मिल रही है उनको ले आओ, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। कहाँ गया, ऊपर चला ही गया, ये रहा। ठीक है, तो 0 ले आया। नॉइज को विजुअलाइज कर लेते हैं। तो नॉइज हमें यहाँ पे कुछ दिखी नहीं थी क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 कलर के पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने क्लस्टर्स उसने बनाए, तो 2 क्लस्टर्स बनाए, हम इसको ऊपर ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं, 0 और 1 अभी जब हमने ऊपर देखा था। ठीक है, लेबल्स बेसिकली क्या है, लेबल्स हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो भी हमने बहुत सारी 0 0 1 1 1 0 0 1 इस तरीके से ऊपर देखी थी वैल्यूज कि वो वाली वैल्यूज हैं। तो उसमें लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन यूनिक कितनी है, सिर्फ 2 हैं। तो मतलब हमने जब सेट में डाला, और आपको पता है सेट क्या होता है, यूनिक वैल्यूज लेकर आता है। तो इसलिए उसने हमें क्या बता दिया, यूनिक लेबल्स कि हमें वो 2 ही मिल रहे हैं। कौन कौन से, वो 0 और 1 है। ठीक है, सेट ये काम करता है ना भाई, डुप्लीकेट को खत्म करता है, तो उसने सिर्फ 2 बता दिया हमें। ठीक है, अब क्लस्टर्स काउंट करने, ये बस कुछ रिपीटेड चीज़ें आ रही है कि हमारे पास कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं, 2 क्लस्टर्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ अब यहाँ से देखते हैं
स्मॉल एप्सिलॉन, हमने क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 रखी और सैंपल कितने हमारे पास 5 है। एग्जीक्यूट करते हैं और विजुलाइज करते हैं। तो जब अगर मैं बहुत स्मॉल एप्सिलॉन वैल्यू रख रहा हूँ और मिनिमम सैंपल मेरे कितने हाई हैं, ठीक है, तो ज़रा देखें कितने क्लस्टर बना रहा है ये, काफ़ी सारे बना रहा है ये, कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आके देख लेते हैं, कोड मैंने नहीं लिखा हुआ उसका, खैर अब यहाँ से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 और ये येलो वाले 7 के करीब इसने बनाया तकरीबन, 7 या 8 तकरीबन, कुछ इसी तरह का बनाया। ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं, काम कर लेते हैं, हम जो क्लस्टर्स निकाल लेते हैं ना, ये वाली चीज़, लेवल से हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हम इस वाली चीज़ को उठा के नीचे रन करके देख लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि उसने कितने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। DB स्कैन मैंने इनको रन किया है। जीरो 1 दिखा रहा है यहाँ पर ये। नहीं सर, हमने DB स्कैन स्मॉल है उसके करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल का नाम अलग है। अच्छा, इस वेरिएबल का नाम अलग है, सॉरी। सही है, बल्कि बहुत ज़्यादा है, 22 भी दिख रहा है। सर हल्का हल्का शेड्स का फर्क है, बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, काफ़ी क्लस्टर इसका बना दिए और नॉइज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा है, -7 करके जब हमें मिलती है। ठीक है, खैर तो बहुत स्मॉल एप्सिलॉन था और सैंपल्स हमने ज़्यादा रखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एप्सिलॉन बढ़ा दिया और सैंपल अभी भी क्या रखे हमने, सेम ही रखे हुए। तो एग्जीक्यूट करते हैं और वापसी से इसको देखते हैं कि अब इसने क्या किया, बहुत बड़ा, जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को रखा तो क्या कर रहा है, मेजॉरिटी पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर में उठा के डाल रहा है। एक ही कलर है, मतलब एक ही क्लस्टर सबको बना के ला के दे रहा है। ठीक है, तो आइडिया हो रहा होगा कि हमें इन वैल्यूज़ को ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ इस्तेमाल करना है। हल्का फुल्का भी चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा स्मॉल मिनिमम सैंपल हमने रखे अब, तो अगेन वही 2 क्लस्टर लेकर आ रहा है। ठीक है, और जो कि ये सही सेंस दे रहा है, क्योंकि देखें ये सारे पॉइंट्स अगर आप लेके चलें तो डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स होंगे नहीं होंगे, ये डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स होंगे और ये इसका एक क्लस्टर में इनको डाला जा सकता है। सिमिलरली वाले पॉइंट्स भी क्या डेंसिटी कनेक्टेड है, तो ये 2 क्लस्टर जब बना रहा है तो सही बना के दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट हम वैल्यूज़ को यूज़ करके विजुअलाइज कर सकते हैं, किन की मदद से, एप्सिलॉन और मिनिमम सैंपल्स की मदद से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से क्या हमारा ये DB स्कैन काम करता है, इन 2 पैरामीटर्स पे ही ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, बाकी कोड मैं आपको दूंगा, तो एक मरतबा आप लोग बैठिएगा और इसको रन करिएगा। एक लास्ट काम कर लेते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे डिफरेंट रखा हुआ है, 0.1 से 0.5 रखा हुआ है और मिनिमम सैंपल हमने क्या किया हुआ है, 5 रखा हुआ है। ठीक है, तो ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो हमें पता चल रहा है कि क्लस्टर हमें कितने मिल रहे हैं, 0.1 पर जब हमने क्लस्टर रखा तो क्लस्टर कितने मिल रहे हैं, एप्सिलॉन रखा, क्लस्टर 27 आ रहे हैं। नॉइज़ कितनी है, नॉइज़ वैल्यूज़ 132, और जैसे जैसे हम एप्सिलॉन बढ़ाते जा रहे हैं क्लस्टर मेरा कम होता जा रहा है। ठीक है, 0.2 के बाद से मुझे 2 ही मिल रहे हैं। ठीक है, और नॉइज़ हमारे पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब मिनिमम सैंपल को रख के देखते हैं, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को सेम रखा और मिनिमम सैंपल को चेंज करते जा रहे हैं यहाँ से मिनिमम सैंपल्स को। ठीक है, तो एक इसकी भी रन करके देखते हैं। मिनिमम सैंपल 2 रखा, 2 क्लस्टर्स बन रहे हैं, नॉइज़ नहीं है। 5 रखे सैंपल, क्लस्टर 2 बन रहे हैं, अभी नॉइज़ अभी भी नहीं है। जब मिनिमम सैंपल्स को हमने 10 कर दिया तो उसके पास हमारे पास क्या हो गई है, नॉइज़ आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो खैर फाइनल वगैरह का भी इसमें है, देख लीजिएगा। इसको समराइज़ करते हैं और फिर आपकी PCA पे बढ़ते हैं। अच्छे मॉडल में नॉइस कम हो तो सबसे ज़्यादा सही होता है, या नॉइस होनी चाहिए। देखिए नॉइज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, नॉइज़ होनी चाहिए। अगर आपको कितने परसेंट, कितने परसेंट, यार ये वैसे
देखना पड़ेगा कि उसकी क्या परसेंटेज डिफाइन होनी चाहिए, लेकिन आपकी नॉइज़ ना मतलब एक नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से ऐसा चीज़ होती है, प्रिडिक्शन को बहुत ज़्यादा गलत बता रही है, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो बता देती है, तो फिर वो गलत है। नॉइज़ इतना होनी नहीं चाहिए। इस तरह की नॉइज़ हो कि आपके पास क्या हो कि आपकी जो ट्रेनिंग वाली वैल्यूज़ हैं या एक्यूरेसी है, R2 स्कोर है, और जब आपने टेस्टिंग डेटा में निकाला तो क्लोज हो, 1%, 2%, 3% समझ आता है, ठीक है। लेकिन अगर 10% का डिफरेंस आ रहा है या इससे भी ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला डेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट होने का मतलब कि ट्रेनिंग वाला डेटा पे जो लर्निंग हुई है ना मॉडल की बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो टेस्टिंग के ऊपर अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे पा रहा, अच्छी R2 स्कोर नहीं दे पा रहा, ठीक है। खैर वापसी आते हैं और ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बस जल्दी से चीज़ को डिस्कस करके इसको एंड करते हैं। हमने कुछ यहाँ पे इसके अच्छे पॉइंट्स देख लिए DB स्कैन के, सही है। अब ज़रा से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है कि हमें इसमें क्लस्टर्स बताने नहीं पड़ते कि कितने क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम कहाँ आती थी, के मीन्स के अंदर आती थी कि हमें बताना पड़ता था मैनुअली कि कितने क्लस्टर बनाने हैं। लेकिन हायरार्किकल पढ़ा, हायरार्किकल के अंदर तो क्या होता है कि वो हर पॉइंट को क्लस्टर कंसिडर कर रहा होता है, अगर याद हो, ठीक है। और वो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स पॉसिबल उनको बना देता है, ठीक है। और DB स्कैन भी क्या करता है, DB स्कैन की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसके अंदर क्लस्टर्स को बताना नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा कि हम DB स्कैन की परफॉर्मेंस को 2 पैरामीटर्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से, एप्सिलॉन और मिनिमम सैंपल से मिनिमम पॉइंट्स हम बात करते आ रहे थे, ठीक है, मिनिमम सैंपल्स। तो ये 2 इसके हाइपर पैरामीटर्स कहलाते हैं ये बेसिकली। तो हम इन 2 की मदद से, इन 2 हाइपर पैरामीटर्स की मदद से रियलिस्टिकली सही तरीके से क्लस्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। 2 इसके एडवांटेजेस हो गए। और हाँ ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कि अगर आउटलायर डेटा में आ जाए, आउटलायर डेटा के अंदर अगर आ जाए तो इमेजिन करें क्या होगा कि क्या लाजमी है कि मेरे क्लस्टर में जाए, नॉइस कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर के मीन्स को अगर हम देखें तो आपको याद होगा के मीन्स क्या करता था, डिस्टेंस के बिहाफ पे लाजमी हर पॉइंट को किसी ना किसी क्लस्टर में डाला करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका आउटलायर आ गया तो वो नॉइस कंसिडर करेगा, उनको बिल्कुल से साइड में कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि ये जो हाइपर पैरामीटर हम डिस्कस करें ना बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने हल्की फुल्की वैल्यू भी चेंज करी ना ज़्यादा बड़ा डेटा के अंदर, तो आपकी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स की वैल्यूज़ चेंज हो रही है, जैसे अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और हाँ, एक और डिसएडवांटेज है कि लेट्स से कुछ इस तरह के पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। एक ये किसका क्लस्टर बनाया है इसने, कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसने क्लस्टर बना लिया, ठीक है। और कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, और इसने इसको भी क्लस्टर मान लिया, ठीक है। लेट्स से हम मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, और मिनिमम पॉइंट्स कितने, MP लिख रहा हूँ 4 है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने इसको भी क्लस्टर मान लिया, यहाँ भी क्लस्टर बना दिया, सही है। यहाँ तक बात तो सही है, दोनों क्लस्टर बनना भी चाहिए था, ठीक है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो दोनों के लिए अलग अलग क्लस्टर तो बना देगा, लेकिन दोनों क्लस्टर्स क्या सेम है मेरे पास या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, सही है। तो यहाँ पर एक जो सेपरेशन या एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए ना, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स वाले के साथ कुछ और फिनोमेना होना चाहिए, ठीक है। क्लस्टर्स की हद तक तो सही है, लेकिन आप समझे ना बात को कि क्लस्टर यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन दोनों को क्या कर रहा है ये क्लस्टर के अंदर, मतलब क्लस्टर मान रहा है दोनों को अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैरामीटर होना चाहिए था जो बता पाता कि भाई ये वाला क्लस्टर है, इसके अंदर पॉइंट्स ज़्यादा है, और ये वाला क्लस्टर है, इसके अंदर पॉइंट्स कम है। इसको अगर आप टेक्निकली सोचें कि लेट से अगर हमने स्टूडेंट्स का डेटा उठाया किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और उसमें हमारे पास मेल और फीमेल 2 तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो फीमेल कम है लेट से और मेल्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हमने क्लस्टरिंग करवाई DB स्कैन की मदद से, तो क्या होगा
कि मेल का भी क्लस्टर बनेगा लेट से, एक फीमेल का भी क्लस्टर बनेगा, सही है, लेकिन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही होगी। हालांकि एक्चुअली क्या था कि एक्चुअली जो फीमेल वाले पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स वो कम थे, तो उसकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी कंपेयर टू मेल्स। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेल्स को चूंकि वो ज़्यादा थे तो डेटा के अंदर उनको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इस तरह का फिनोमेना इसके अंदर होता नहीं है। इक्वल प्रायोरिटी। ये इक्वल प्रायोरिटी दे रहा होता है, ये इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, ठीक है। तो खैर ये कुछ पॉइंट्स हैं डीबी स्कैन के। अब हम पढ़ते हैं पीसीए पे, लास्ट टॉपिक हमारा जो हम स्टार्ट करते हैं, कट्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। तो ये नाम किसका है? कैसा नाम? नहीं, नाम में काफी नहीं आजकल एनिमे में भी ये नाम इस्तेमाल होता है, काफी बड़ा मशहूर हो गया। क्या चीज़? कोई एनिमे आता है जेजे के नाम, उसका एक नाम है किंग ऑफ क्राइसिस। कैस का नाम इस्तेमाल करके लोग क्या बदवा देगा या बढ़ाने की कोशिश करेंगे? पता नहीं, खैर ये लेकिन अच्छे सेंस में ये। अच्छा चलें देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे डेटा के अंदर डायमेंशंस का जिक्र होता रहता है, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली हमने डायमेंशंस का जिक्र किया। चलें आप लोग बताएं कि अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 3 डायमेंशनल डेटा है तो क्या मतलब है इसका? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर हम ना उसको फिजिक्स के हिसाब से देख रहे होते हैं, सही है, एक हद तक सही भी है, अगर हम कंप्यूटर साइंस के हिसाब से देखें तो एक हद तक सही है, लेकिन वो बाय चांस सोचना है कि दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन। सही है। वो 3 डायमेंशन का हमारे पास डेटा है, तो आपने क्या बताया सिंपल, मेरे पास एक लेट से कॉलम 1 होगा, एक कॉलम 2 होगा, एक कॉलम 3 होगा, सही है। 3 डायमेंशन का मतलब यही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊँगा तो कुछ इस तरह से वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, जो हम इसको देखते आ रहे हैं, ठीक। अच्छा अब होता क्या है कि डायमेंशंस के अंदर हम ये देख रहे होते हैं, अगर मेरे पास कोई एक डेटा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर कॉलम्स मौजूद हैं, तो क्या होगा कि एक हद तक तो मैं जब कॉलम्स बढ़ा रहा हूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर आप लोग चलें इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में लेके चलें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने सिर्फ 2 कॉलम्स का यूज़ किया था। अगर यहाँ पर एक इनपुट कॉलम था लेट से हाइट का, ठीक है, और एक आउटपुट कॉलम था लेट से वेट का, 2 कॉलम्स थे, हमने उस पर R2 स्कोर कैलकुलेट किया, अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, में भी 70 के अराउंड आ रही थी, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है। अब अगर मैं एक कॉलम और बढ़ाता हूँ, हमने इसको किया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर, एक कॉलम बढ़ाया तो उसका R2 स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हो गया था। मतलब जब मैं फीचर सेट कर रहा हूँ तो फीचर सेट करने में क्या हो रहा है, मॉडल की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम फीचर्स ऐड करते चले जाएं, फीचर्स मतलब कॉलम्स की बात हो रही है, फीचर्स मतलब कॉलम्स की बात हो रही है, तो अगर मैं कॉलम्स को ऐड करता चला जाऊँ तो परफॉर्मेंस मॉडल की एक हद तक तो बेहतर होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होगा। और अगर हम बगैर किसी रीज़न के या बगैर इम्पोर्टेंट फीचर्स को अगर ऐड नहीं कर रहे, मतलब हम हर तरह का डेटा उठा के डाले जा रहे हैं, हर तरह के कॉलम बना के डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इन दी एंड एक टाइम के बाद आपकी परफॉर्मेंस फिर आपकी अल्टीमेटली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि इसको इस तरह समझें, एक डेटा सेट होता है, एमनिस्ट नाम है उसका, ठीक है, एक एमनिस्ट डेटा सेट है। इसमें क्या होता है, कुछ इमेजेस होती हैं और उसके अंदर हैंड रिटन डिजिट्स लिखे होते हैं। लेट्स से ये एक इमेज है, ठीक है, और इसकी जो साइज़ होता है वो होता है 28 बाई 28 है, हाँ 28 बाई 28 पिक्सल की ये इमेज होती है, ठीक है। एक मिनट मैं मल्टीप्लाई इसको करूँ, 28 टाइम्स 28, हाँ ठीक है। तो इसकी जो साइज़ है, इसका जो शेप बोल रहे हैं साइज़, वो कितना है, 28 बाई 28 पिक्सल होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं, लेट से 7 लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, या मे बी कि कोई और डिजिट लिखा हुआ हो, लेट से 0 लिखा आ रहा है, कुछ इस तरह से डिजिट लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझें, 28 बाई 28 मतलब कि आपके पास यहाँ पे ना इस तरीके से ये कितने बॉक्सेस होंगे टोटल, 28 बॉक्सेस होंगे ये टोटल, ठीक है, टोटल बना नहीं सकते लेकिन खैर समझें टोटल कितने बॉक्सेस होंगे, टोटल 28 पिक्सल्स होंगे,
ठीक है। अच्छा, और अगर हम वर्टिकल बात करें, एक आपका पहला जो होता है रो को शो कर रहा होता है कि इतनी रोज, और ये क्या होता है हमारा कॉलम्स होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ भी ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो आपके पास ये रोज बनती चली आ रही है। ये भी कितनी होगी टोटल हमारे पास 28 होगी। ऑफकोर्स वो छोटी छोटी सी होंगी लेकिन टोटल 28 की क्वांटिटी में आ जाएगी। ठीक है, तो 28 ही आपके पास यहाँ पे पिक्सल्स हैं, बॉक्सेस हैं टोटल इस तरीके से। और अगर आप इस तरह मूव करें तो आपको यहाँ पे भी 28 बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितने मिल जाएंगे टोटल 784 टोटल बॉक्सेस मिल जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं पिक्सल्स बोल रहे होते हैं। सही है, तो आपका हर एक छोटा बॉक्स, हर आपका ये छोटा बॉक्स क्या बेसिकली आपका ये 1 पिक्सल के बराबर है। ठीक है, अगर आपने लेट से इतना कर दिया तो कितने पिक्सल होगा ये टोटल, ये 4 पिक्सल्स होगा। ठीक है, तो कैमरास के अंदर भी कुछ इसी तरह का फिनोमेना होता है कि जितना हाई पिक्सल का वो कैमरा होगा उतनी ही बारीकी को कैप्चर कर सकेगा। सही है, उतनी ही बारीकी को या उतनी ही डिटेल को वो कैप्चर कर सकेगा। सही है, तो उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जब वो इमेज लेता है तो इमेज को इतने माइनर स्केल पे जाके ले रहा होता है कि अल्टीमेटली जो पिक्सल्स होते हैं बहुत ज़्यादा आपको उस इमेज में देखने को मिल रहे होते हैं, उस फोटो में देखने को मिल रहे होते हैं, जबकि उसका साइज बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, खैर तो एमनिस डेटा सेट के अंदर क्या मसला है, मसला कुछ नहीं है, मतलब है क्या कि 28x28 के इसमें पिक्सल्स मौजूद है, या 28x28 इसका शेप, इसकी साइज या शेप है। अब बात क्या है, देखिए समझे बात को, अगर मैं आपको सारे वो दिखा दूँ, अगर सारे आपको मैं हैंड रिटेन ये इमेजेस दिखा दूँ तो मैं भी 0 के बाद क्या मिल जाए मुझे यहाँ पे 8 देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर एक और मुझे 28x28 का मिला और मुझे उसके अंदर 9 देखने को मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास डिजिट्स लिखे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से कि अगर आप इन डिजिट्स को देखें तो डिजिट्स हमें मेनली सेंटर पे दिख रहे होते हैं। ठीक है, मेनली कहाँ होंगे, सेंटर पे दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको थोड़ी देर में। तो अगर मैं सिर्फ इतने लेट से अगर मैं सिर्फ इतने बॉक्सेस को उठाता, लेट से मैंने इतने बॉक्सेस को उठा लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया, मैं 0 पे इतने मैंने बॉक्सेस को उठा लिया, मतलब मैं डायमेंशंस कम कर रहा हूँ, कॉलम्स कम कर रहा हूँ मैं। अभी कितने कॉलम्स है मेरे पास 28। सही है, तो 28 कॉलम्स तो 28 ही रोज थी। पूरी शेप कितनी बन गई उसकी, पूरा साइज, सॉरी शेप की साइज कितना बन गया 784 का साइज बन गया। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं अगर उन तमाम फीचर्स में से जो मेरे पास बेसिकली 784 कॉलम्स बन के आ रहे होते हैं, इंडियन क्या बन जाते हैं 784 कॉलम्स बन जाते हैं PCA की मदद से। तो अभी जो आपको ये दिखा रहा ना 28x28, ये बेसिकली रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना मिल रहा है मुझे 784 मिल रहा है। तो PCA बेसिकली क्या करता है, हमारे इन तमाम 784 ये जो हमें पूरा नंबर मिल रहा है ये पूरे टोटल कॉलम्स बना देता है। समझ रहे हैं बात को, PCA का काम ये होता है कि हायर डायमेंशन से डेटा को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करना, हायर डायमेंशनल डेटा को उठाकर लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करना। किस तरह करना, इसको डिटेल में देखते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि लेट से अगर मैं इसकी डायमेंशन कम करने जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे 784 कॉलम्स नहीं चाहिए। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कुछ लेट से कुछ इस तरह के कॉलम्स की सिलेक्शन करी कि जो इतना पार्ट उठा रहे मेरे पास। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या यूजफुल होगा इतना पार्ट उठाना, नहीं होगा। सही है, सिमिलरली अगर मैं इस 8 का लेट से कुछ इस तरह का टॉप पार्ट उठा लूँ, क्या यूजफुल होगा मेरे मॉडल के लिए, हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह करके कुछ इतने फीचर्स उठा लूँ, ठीक है, इतने कॉलम्स में उठा लूँ, ठीक है, बाकी पीछे वाले पार्ट को मैं क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, तो क्या मेरे मॉडल अभी भी सही तरीके से लर्निंग कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर हैंड रिटन डिजिट अभी भी कम्प्लीटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो खैर अब हो क्या रहा है कि अगर मैं चाहूँ किसी भी डेटा के अंदर कि ऐसे कॉलम्स को रिड्यूस कर दूँ, ऐसे कॉलम को हटा दूँ जिनका अल्टीमेटली मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस पे इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। सही है, तो जो डेटा मैं रिमूव करूँगा, जो डेटा मैं हटाऊँगा, बेसिकली वो डेटा मेरी मॉडल की परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, और उस डेटा को हटाने से मेरी मशीन जो है वो फास्ट लर्निंग कर सकेगी। ठीक है, दोबारा इसको समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हम डायमेंशंस कम करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस हमने बढ़ाई और हमें बहुत जितनी मैक्सिमम हम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा दी। तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई मॉडल की परफॉर्मेंस ना उस तरीके से तरह से नहीं बढ़ रही। लेट से 100 कॉलम्स देख के भी वो काम करा सकता था,
जो 784 कॉलम्स करके दे देगा, समझे बात को। 100 कॉलम्स दे के भी मैं वो वाला काम या वो वाली उसकी एक्यूरेसी अचीव कर सकता था जो मुझे 784 कॉलम से मिल रही है, सही है। तो अकलमंदी की बात क्या होगी कि मैं कॉलम्स को कम कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ, ठीक है। और जब मैं कॉलम्स को रिड्यूस करूँगा तो मैं साथ ही साथ क्या करूँगा, मैं मॉडल की इवेल्युएशन भी करता रहूँगा कि मुझे कितनी उसकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा ना हो ना कि मैं इतने ज़्यादा कॉलम्स कम कर दूँ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, और ना ही इतने ज़्यादा कॉलम्स रहने देने कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो जिस तरह आपने देखा, अगर मैं इतना पार्ट कंसिडर कर लेता पूरा और बाकी वाले को अगर मैं इग्नोर कर देता, ठीक है, तो मैं क्या गलत तरीके से डायमेंशन कम कर रहा हूँ, और इस डायमेंशन कम करने से मेरे जो अल्टीमेटली इफेक्ट है वैल्यूज़ पर या मॉडल की लर्निंग पर उतना कोई ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास कहलाती है कट्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, के डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने से मॉडल की परफॉर्मेंस हमेशा नहीं बढ़ती, एक हद तक बढ़ी फिर कांस्टेंट हो जाती है, या मॉडल अल्टीमेटली फिर आपका इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना उसको परफॉर्म करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या करते हैं, डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कम करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करते हैं डायमेंशंस की, ठीक है। अच्छा, अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की जब बात करते हैं ना, तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए हमारे पास दो मेन टेक्निक्स होती हैं, एक होती है फीचर सिलेक्शन और एक होती है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग, देखें यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी एक्सट्रैक्शन होती है, फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, ये दो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डायमेंशंस या कौन से कॉलम्स को हमने डेटा में रखना है और कौन से कॉलम्स को हमने डेटा से रिमूव कर देना है, सही है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है ना वो फीचर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फीचर एक्सट्रैक्शन, और यहीं पर हमारा आता है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हम यहीं पे पढ़ते हैं कि किस तरह PCA हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। ऑल्दो कि हम थोड़ी बहुत फीचर सिलेक्शन देखेंगे, लेकिन हमने जो पूरा मॉडल अप्लाई करना है वो कौन सा वाला करना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मॉडल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, हाँ भाई बताएं ज़रा जल्दी से। अच्छा, तो लेट से मैं एक डेटा यहाँ पे लिखता हूँ समझाने के लिए कि मेरे पास ना एक घर की प्राइस का मुझे आइडिया लगाना है, ठीक है, हाउस प्राइस का आइडिया लगाना है, और उसके लिए मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं। लेट से नंबर ऑफ रूम्स, या सिर्फ रूम्स लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। एक रूम्स का कॉलम है, एक है लेट से हॉस्पिटल्स का कॉलम, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स या फार्मेसीज कुछ इस तरह करके, ठीक है। और लेट से एक प्राइस का कॉलम है, ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं। अब लेट से एक घर में अंदर 4 रूम्स हैं और हॉस्पिटल उसके करीब सिर्फ एक ही है और इसकी प्राइस है लेट से 40 lakhs फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक घर आया, उसके अंदर लेट से 8 रूम्स हैं और हॉस्पिटल लेट से 2 हैं, प्राइस है उसकी 100,000, ठीक है, मतलब लेक्स के अंदर है। लेट से 10 रूम्स आ गए, हॉस्पिटल यहाँ पे लेट से कुछ भी नहीं है और प्राइस है उसकी फॉर एग्जांपल 150,000 कुछ इस तरह से, ठीक है। चलें, तो ये खुद एक रैंडम सी एग्जाम्पल है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इस डेटा से किसी चीज़ को कम करना है, एक डायमेंशन कम करनी है। अभी कितने डायमेंशनल डेटा मेरा ये 3 डायमेंशनल डेटा है। मैं बोलता हूँ कि मुझे बताएं कि इनमें से अगर मुझे किसी एक कॉलम को कम करना हो, ठीक है, तो कौन सा कॉलम होना चाहिए, हॉस्पिटल। बिल्कुल आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल यूजलेस कॉलम है, इस कॉलम का होना या ना होना फिलहाल हमारे लिहाज से कोई सेंस नहीं बना रहा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, इस कॉलम को बिल्कुल से हम हटा देंगे और रिमेनिंग हमारे पास रूम्स और प्राइस वाला जो ये 2 कॉलम्स है, अगर मैं इनको भी लेके चलूँगा तो जब भी मेरे पास डेटा मॉडल की परफॉर्मेंस से इतना कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। समझ रहे बात को,
तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट हो गया किसका, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। कि डायमेंशनली रिडक्शन जब पीसीए होता है बेसिकली वो कुछ टेक्निक्स, इसी तरह की कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्या करता है, मेरी डायमेंशंस को कम करता है डेटा में से, ठीक है। लेकिन मेक श्योर ये करना होता है कि उससे अल्टीमेटली कम करने से प्राइस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अच्छा ये मतलब काफ़ी जो है ना वेट से एग्जाम्पल जब बोलेंगे हॉस्पिटल का तो होना वैसे भी सेंस नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन अगर कोई और इस तरह का डेटा हो जिसमें हमें हर कॉलम इक्वली इंपॉर्टेंट मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में किस तरह डिसाइड करेंगे। देखें ना भाई, अभी तो सिंपल सिनेरियो था, हॉस्पिटल का होना सेंस बनाता ही नहीं है। अगर बंदे पास थोड़ी बहुत भी अकल है वो बोलेगा हाँ ये वाला कॉलम बिल्कुल बेकार है, हटा दो। सर एक कंडीशन में जैसे कि अगर हेल्थ में कोई बीमार इंसान है तो उसके लिए सेंस बनाता है कि अगर किसी को अर्जेंट जाना हो तो उसे कहीं हॉस्पिटल चाहिए, अगर कोई घर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं बेसिकली जनरलाइज कर देखते हैं ना, जनरलाइज वे में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल घर की प्राइस का नहीं होता इसका इफेक्ट, ठीक है। इक्का दुक्का या कुछ इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। अब लेट से एक दूसरा डेटा आया, उसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, लेट से रूम्स हैं एक घर के, ठीक है। और लेट से उसके अंदर एक किचन है, ठीक है, एक किचन का कॉलम है। लेट से उसके बाद वॉशरूम्स आ गए और फिर उसकी प्राइस का बात हो रही है, ठीक है। वॉशरूम्स, ड्राइंग रूम्स, हमने इसको पूरे को कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब लेट से रूम्स हमने गए 4 हैं, किचन लेट से 3 है, वॉशरूम 2 हैं, प्राइस उसकी लेट से बनती है 60K, ठीक है। 1000 मतलब लाख की बात हो रही है, 60 lakhs की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा रूम्स लेट से अब आ गए 3, किचन आ गए लेट से 1, वॉशरूम 1, कुछ इस तरह करके एक रैंडम डेटा आ गया, सही है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ तो आप बताएं कि अब मुझे कौन से वाले कॉलम को कम करना चाहिए, तो क्या बताएंगे आप जी। अब कुछ इस तरह का डेटा आ गया। अब अगर यहाँ बात करें कि कौन से कॉलम को रिड्यूस करना चाहिए, तो किस वाले को करेंगे जी, किचन को। और ड्राइंग रूम, वॉशरूम, अगर कुछ इस तरह के कॉलम्स हैं, इनमें से कुछ किसी को कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई देखें, अगर आप किसी भी रियल इस्टेट वाले को दिखाएंगे ना, बोलेगा यार ये चारों चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सही है। ड्राइंग रूम, किचन, वॉशरूम, चूँकि इन्हीं के ब्याह पे क्या होता है अल्टीमेटली प्राइस डिसाइड हो रही होती है। ऑल्दो के सारे पैरामीटर्स ये नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन इस डेटा के हिसाब से बोलेगा यार इनको कम करना बेवकूफ़ी होगी। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक काम करो कि इन तीनों फीचर्स को उठा के ना क्या कर दो, एक फीचर बना दो, इसको साइज़ का नाम दे दो। क्या इनको इंडिविजुअली देखने के बजाय क्या करो, एक साइज़ के हिसाब से जज करो, समझ रहे बात को। तो साइज़ के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक प्राइस की प्रेडिक्शन निकालना थोड़ा रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो अगेन क्या हुआ कि इन तमाम चीज़ों को पकड़ के एक डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, सही है। तो ये जस्ट मतलब ओवरव्यू तो समझाने के लिए पीसीए भी क्या करता है, कुछ इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हायर डायमेंशन को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटेशन आसान हो सके और मॉडल की परफॉर्मेंस भी बेटर रह सके। अब वो किस तरह काम करता है उसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर कंप्लीट करके